नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं सीटेट सुपर 30 सेशन चल रहा है, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया करते हैं। ये एक तरह की एनालिसिस वीडियो है, जिसमें आप खुद से खुद को जज कर पाएंगे कि आप अभी कितने काबिल हुए हैं, कितने आप पानी में सीटेट एग्जाम को लेकर के। दोस्तों, हवाई बातें करने का कोई मतलब नहीं होता है। सीटेट एग्जाम के लेवल और पैटर्न्स को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने उस लेवल, उस पैटर्न से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस को हमने ऐसे सेट किया है। अगर आप इन 30 क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे लेते हैं तो आप सीटेट एग्जाम में 120 प्लस मार्क्स स्कोर करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। और अगर आप 30 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ करके और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। और आज जिस सब्जेक्ट को हम कवर कराने जा रहे हैं वो है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑन द स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन किया करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखा करते हैं। मतलब दोस्तों, ये किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठ्यचर्चा में कक्षा के वातावरण को कुछ इस प्रकार बना दी जाए कि कक्षा में जितने भी छात्र हैं वो निडर होकर के, टेंशन फ्री होकर के अपने टीचर से क्वेश्चंस को पूछ सके, वो क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र हो जाए, तो बच्चों में क्या होगा कि सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो और अधिक सुगम हो जाएगी। बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित किया करती है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। द ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी या शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। दोस्तों, समझना आप चीज़ों को कि जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान दे दिए जाते हैं तो इस प्रकार के स्थानों पर छात्र एक साथ इन गतिविधियों में क्या होते हैं, शामिल हुआ करते हैं। और जब शामिल होंगे तो वहाँ पे जो सीखने की प्रक्रिया होगी वो और अधिक तीव्र हो जाया करती है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन किया करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन करता है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। मतलब ये है दोस्तों कि जो प्राथमिक स्तर पे बच्चे हैं उन बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में जो भी कहानियाँ या कविताएं दी होती है, तो उन कहानियाँ और कविताओं में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी उसमें क्या होती है, रंगीन चित्र बने हुए रहते हैं। तो वो जो रंगीन चित्र बने होते हैं वो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करती है, एक रोचकता पैदा करती है, क्यूरियोसिटी जनरेट किया करती है। और इससे क्या होता है, बच्चे उसकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर के उस चीज़ को अधिक एकाग्रता के साथ सुनते हैं, समझते हैं और जल्दी सीखा करते हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NCERT 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट निकलता हुआ क्वेश्चन है। ये रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद की अगर बात करें दोस्तों, तो रचनावाद एक तरह का अवलोकन हुआ करता है जो वैज्ञानिक सिद्धांत पे होता है। और ये हमें बताता है कि बच्चों का अधिगम मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार हो रही है। और ये स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं और पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है मतलब मोटिवेट समझा जा सकता है, कब? ऑप्शन नंबर फर्स्ट को जरा आप देखिए, तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल, जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक क्या है, मोटिवेटेड है। और मोटिवेटेड होगा जब टीचर उनको मोटिवेट करेगा कक्षा में उनसे प्रश्न पूछने के लिए, तभी बालक प्रेरित होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाता है। कि इसमें क्या होता है कि यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो ये मान लिया जाता है या कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणवत्ता को समृद्ध करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हुआ करता है? तो सबसे अधिक उपयुक्त दोस्तों पहला ऑप्शन है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, बालकों के अंदर परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी। क्या विकसित होगी? परस्पर सहयोग की भावना विकसित हो जाएगी। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा दोस्तों कहता है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो किस तरह की मदद करता है। तो दोस्तों वो मदद करता है आपके ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। इससे क्या होगा, जब बच्चे अपनी शिक्षा को मॉनिटर करते हैं या विनियमित करते हैं तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि छात्र अपना स्व मूल्यांकन करते हैं। और स्व मूल्यांकन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें बालक अपनी प्रगति जान सकता है, उसको अपनी प्रगति जानने में मदद मिलती है और उन्हें सीखने के लिए कौन सा मार्ग उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है इसकी भी जानकारी उनको मिला करती है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन नंबर 2 सत्य है, विकास से कुछ पहलू आनुवांशिकता के कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये दोस्तों डायरेक्ट निकलता हुआ क्वेश्चन ये भी है। और मैंने आपको जब सीडीपी पढ़ाया था तो सीडीपी मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था कि डेवलपमेंट इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट है या हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, मतलब जो विकास है वो आपके अनुवांशिक और वातावरण का गुणनफल हुआ करता है। और ये अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही बच्चों के विकास के महत्वपूर्ण योगदान निभाया करते हैं। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां पे बात की जा रही विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो ये दोस्तों ये पियाजे के अनुसार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्योंकि पियाजे की अगर बात करें दोस्तों तो आपके सुपर टेट में और यहां पे यूपी टेट में और एमपी टेट में तीनों में ये सवाल पूछा गया था कि पियाजे किस देश के रहने वाले हैं। तो पियाजे जो हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ये एक तरीके के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकास को हम लोग दोस्तों विकासात्मक सिद्धांत भी कहा करते हैं। और इनके अनुसार कहते हैं ये हमारे जो पियाजे साहब हैं ये कहते हैं कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है और परिमार्जित होता रहता है। और क्या करते हैं कि एक सिंपल तरीके में अगर हम जानने की कोशिश करें तो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं और अपनी दुनिया के विषय में ज्ञान का निर्माण और उपयोग किया करते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। वीडियो को दोस्तों लाइक करते हुए चलिएगा, कमेंट्स करते हुए चलिएगा। जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उस चीज पे मैं फिर से एक नई वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। आप देखिए दोस्तों फिर से आगे हमारे पियाजे साहब, देखिए तो पियाजे साहब के बारे में मैंने पढ़ाया था। ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की वीडियो पड़ी है हमारे चैनल पे, आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने सीडीपी उसमें पढ़ाया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। लिखा है कि देखो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है, नहीं पूछा गया तो ध्यान केंद्रित करने की आवृत्ति नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है उसमें 4 अवस्थाओं में उनको विभाजित किया है। और यहाँ पे बात की जा रही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु है वो कब से कब तक है, 2 से 7 वर्ष तक रहा करती है। और इसमें बालक क्या करते हैं, स्व केंद्रित और स्वार्थी ना होकर के दूसरे के संपर्क में ज्ञान अर्जित किया करता है। और वो बालक खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण और भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी को बढ़ाया करता है। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की तरफ। 11th क्वेश्चन हमारा कहता है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के लिए विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि वह समय बिताने के लिए एक सुखद तरीका है। ये सुखद बिताने और ये जो तरीका है समय के बिताने का, इसके अलावा है ना जो खेल है वो युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया करता है और टाइम पास भी बेहतर तरीके से हुआ करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित किया करता है। तो दोस्तों विभिन्न तरीकों से जब हम पूछते हैं कि इसे कैसे हल कर सकते हैं तभी बालक क्या होता है गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित हुआ करता है। मतलब ये है कि जब बच्चे, माफ कीजिएगा, जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न को बोलता है कि भाई अलग अलग तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करके दिखाओ, तो जब बालक क्या करता है कि उस क्वेश्चन के अलग अलग तरीके के हल ढूंढने में वो गंभीरता से सोचा करता है और यही क्या होता है वो मजबूर हो जाता है या कह सकते हैं कि वो आमंत्रित हो जाता है गंभीर रूप से सोचने के लिए।
चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे अच्छा वर्णन दोस्तों जो हमारा कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सेकंड कर रहा है कि करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये तीनों ही दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन किया करते हैं। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही एक जीवन है, स्वयं ही जीवन है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। मतलब यह है कि बच्चों के समाजीकरण के लिए स्कूल एक महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती है जहां बच्चे नए विश्व या नए समाज के विषय में जानकारी प्राप्त किया करते हैं और स्कूल जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में शिक्षा प्रदान किया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होता है आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ की कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो दोस्तों ये माना जा सकता है ऑप्शन नंबर 4 को, क्योंकि ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध को स्थापित किया करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निकटवर्ती विकास के क्षेत्र संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें भी दिया हुआ है। जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। मतलब ये है कि दोस्तों कि इसमें बालक क्या होगा कि एक ये ऐसा संदर्भ होगा जिसमें बालक एक परफेक्ट लेवल पे जा करके है ना किसी भी काम को, जो काम आपने उनको सौंपा है उसको वो खुद से कर सकते हैं। और अगर इस सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो इस सिद्धांत को सोवियत के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम लेव वाइगोत्स्की था। इसको लेव वाइगोत्स्की ने डेवलप किया है। अच्छा, एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया है यूपी टेट में कि लेव वाइगोत्स्की किस देश के रहने वाले हैं। तो वो दोस्तों सोवियत संघ के रहने वाले हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसजेंडर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट निकलता हुआ क्वेश्चन बन रहा है। तो हम देखते ही बता देंगे कि आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन हुआ करता है उभयलिंगी व्यक्तित्व में। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ट्यूशन को छोड़ करके, किसको छोड़ के, ट्यूशन को छोड़ करके बाकी सब जगह से लिंग की भूमिकाएं उनको ग्रहण होती है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे सामाजिकरण के थ्रू हो, चाहे वो संस्कृति के थ्रू हो। अच्छा, बात करेंगे आप मीडिया सामाजिकरण तो समझ में आ रहा है, संस्कृति का क्या हिसाब किताब है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें हम देखते हैं कि आदमी पैंट शर्ट पहनता है, लड़कियां ये सलवार सूट पहना करती, साड़ियां पहना करती हैं। तो ये जो कपड़े का पहनावा है, ये कपड़े का पहनावा बालक को बताता है कि उनमें लिंग की भूमिका क्या है और वो किस लिंग के हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें, जिसमें से सेकंड ऑप्शन सही होगा। वो ये है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है वो आपका सही हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। क्या कहता है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। दोस्तों ये जो एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है ना, इसको गार्डनर ने दिया था और इसको हम लोग बहुप्रतिभा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किसने दिया था इसको, गार्डनर ने दिया था। नाम याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और गार्डनर ने अपने जो बहुप्रतिभा सिद्धांत है उसमें उन्होंने व्यक्ति के 7 प्रकार की प्रतिभाएं या 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि किसी में 2 या अधिक प्रधान या मुख्य प्रतिभा बुद्धि हो सकती है, जिनमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं या 7 के 7 प्रतिभाएं ये एक बैलेंस फॉर्म में या संतुलित रूप में रहा करती है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग किया करता है। तो दोस्तों ये उपयोग करता है, किस लिए करता है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को वो प्रॉपर तरीके से जान सके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है आपका सही उत्तर होता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका संबंधित नहीं है। इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। दोस्तों अगर ये भारत की शिक्षा और
शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें तो भारत में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ये उनका मूल अधिकार है और इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना करते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड को छोड़ करके पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ऑप्शन दोस्तों आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है, माफ कीजिएगा, ये पहला, तीसरा और चौथा आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम या आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन संबंधित नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होता है दोस्तों वो सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि बच्चों में प्रगतिशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो दोस्तों बच्चों के अंदर प्रगतिशीलता होती है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया से हुआ करती है। यूं कह सकते हैं कि बच्चों में प्रतिभाशीलता उसके आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के कारण हो सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक या और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होता है आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो दोस्तों ये निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्योंकि दोस्तों कि कक्षा में जब सकारात्मक प्रोत्साहन करने वाला अगर वातावरण मिलेगा तो बच्चों में जो सीखने की क्षमता होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी और वो नवीन कल्पनाओं के साथ या हम कह सकते हैं कि नवीन कल्पनाओं के अधिगम करके सीखने में अवसर प्राप्त करेंगे नवीन कल्पनाओं के माध्यम से। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है दोस्तों अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो दोस्तों जो उपयुक्त तरीका नहीं है वो है पहला, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर डांट फटकार लगाना। दोस्तों एक चीज़ जानिएगा कि एनसीएफ 2005 कहता है कि किसी भी प्रकार से बालकों को मानसिक या शारीरिक दंड नहीं देना है, ना बालकों को फटकारना है, ना डांटना है, ना ही उनकी पिटाई करनी है। तो सीधे सीधे ये निगेटिव ऑप्शन जो होता है ये निगेटिव हो जाया करता है। तो डायरेक्टली आप अपने सन से भी समझ सकते हैं कि निगेटिव ऑप्शन हमेशा गलत हुआ करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। ये दोस्तों डायरेक्ट निकलता हुआ क्वेश्चन है और ये सीटेट 2018 का क्वेश्चन है। कब का है दोस्तों? सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट बन रहा है क्वेश्चन कि सीधे अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न होते हैं उन बच्चों की पहचान करना क्या होता है वो सृजनात्मक हुआ करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही होगा कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। मतलब यह है दोस्तों कि यदि कोई शिक्षक अपने छात्रों की किसी समस्या को हल करना चाहता है तो इस तरह उसे क्या करना होगा, समस्या को हल करने के लिए उसके बारे में पहले विस्तार प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श करना पड़ता है और उसके बाद इस प्रक्रिया की चर्चा करके उसका हल निकाला करता है उस प्रक्रिया के माध्यम से, जो भी प्रक्रिया से वो बालक को समझाने जा रहा है। और शिक्षक को ऐसा करते समय अपनी शब्दावली, विचार और अपनी जो इन सभी पे ध्यान रखना चाहिए, शब्दावली और विचारों पे, और शिक्षक को टू बी वेरी ऑनेस्ट होकर के पढ़ाना चाहिए। और ऐसा क्या होगा, ऐसे ही समस्या में सुलझने में भी किया जाना चाहिए किसी भी समस्या से। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़े तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेगों की बात करता है तो दोस्तों संवेग क्या है आपका, डर है। इसमें से इन ऑप्शन में से डर हुआ करता है, क्योंकि डर जो है ये एक तरीके की मानवीय भावना हुआ करती है, मनुष्य के अंदर आने वाली भावना हुआ करती है और एक मुख्य स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाले किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हुआ करती है, ये डर होता है। तो डर आपका सही आंसर हो जाएगा। देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि
एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। कहाँ पे दूध का बूथ है वहाँ पे मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। दोस्तों बालक के अंदर ये ज्ञान कहाँ से आया? बालक वहाँ पे गया होगा दूध खरीदने या कुछ भी करने, तो उसने देखा होगा कि दूध बूथ पर क्या है, मशीन होगी, मशीन से क्या हो रहा है, दूध निकल रहा है। तो वही बता रहा है कि दूध का उत्पादन होता है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान किया करता है? तो जो सबसे अच्छा स्पष्टीकरण दोस्तों प्रदान कर रहा है वो आपका तीसरा कर रहा है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। वही बात हो गई है जो मैंने आपको समझाया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड जो होगा आपका वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे बेल आइकन भी हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाते हुए चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों IQ मेंटर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लेकर के आ रहा है और डेली बेसिस पे करंट अफेयर हुआ करता है। इसके अलावा दोस्तों IQ मेंटर आपके लिए IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी लेकर के चल रहा है जिसमें आपका कंप्लीट GS कवर कराया जा रहा है। और अभी वर्तमान में हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, वह मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम 1-2 दिन में UPSI और UPSSC का कॉमन बैच हम लेकर के आने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, दोनों ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो UPSI की वैकेंसी हो चाहे UPSSC की वैकेंसी हो। इसमें भी कंप्लीट GS कवर होगा, UP स्पेशल कवर होगा, मैथ्स, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, जितना कुछ भी है सब के सब चीज़ें आपको प्रॉपर सीक्वेंस में कवर कराई जाएगी। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, आप भी अपने सभी दोस्तों को जोड़िए। और जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पे होती हैं उन सभी वीडियोस की अगर आपको PDF लिंक चाहिए तो PDF अगर चाहिए तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे आप हमें क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके, तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे हम हर वीडियो की लिंक प्रोवाइड कराते हैं, डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं, डेली का करंट अफेयर की PDF भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हमारी जो PDF ये करंट अफेयर्स की वीडियो की लिंक है उसको भी प्रोवाइड कराते हैं। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स भी हम दिया करते हैं और सभी वैकेंसीज की डिटेल्स भी हम वहाँ पर दिया करते हैं, सबके सिलेबस को हम डिस्कस किया करते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ। तो दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।